हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरबीआई भाग 2 के तहत उसके कार्य प्रणालियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने आरबीआई और उसकी कार्य प्रणालियों का अध्ययन किया, जिसमें आरबीआई की गवर्निंग कमेटी और उसके कुछ कार्य प्रणाली, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीआई के कार्यों में नोटों का निर्गमन करना है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है, सरकार के बैंकों के रूप में काम करती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बैंकों के रूप में काम करने का काम आरबीआई करती है। अब अगले पॉइंट से है जैसे कि साख पर नियंत्रण करना। तो हम लोग इस भाग में यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भाग 2 के तहत हम लोग साख पर नियंत्रण से शुरुआत करेंगे। उससे पहले जो बैंकिंग प्रणाली है या बैंकिंग सिस्टम है वह थोड़ा सा टफ है, कठिन विषय है, इसीलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना और कम ही पढ़ना बेटर होगा। अगर पूरा का पूरा आरबीआई हम एक ही वीडियो में या बैंकिंग प्रणाली एक ही वीडियो में डाल दे तो क्या होगा, यह बोझिल सा हो जाएगा। यही कारण है कि हमने छोटा छोटा बनाने का प्रयास किया, जिससे हमको पढ़ाने में भी आसानी होगी और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें समझाना बहुत पड़ता है, बोलना बहुत पड़ता है। तो हम लोग आते हैं अपने मूल बिंदु पर, साख पर नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक भाग 2 क्या है हम लोग का, साख पर नियंत्रण। आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण के द्वारा मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार लाया जाता है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में हुए उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जाता है, जिससे कि देश स्तर पर मूल्यों का एक स्थिर क्रम बना रहे। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक मजबूती होता है। साख पर नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसों के प्रसार को नियमित करना। जैसे कि मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था में पैसों का संचार ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, लोगों के हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तो क्या होगा, लोग बहुत सारी वस्तुओं के खरीदने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर यही पैसा का क्रम बनता रहा लोगों के हाथों में आने का, तो क्या होगा, यह महंगाई आपको चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगी। ठीक है, तो सरकार करती क्या है, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो आरबीआई आपको उस पैसा को अब वापस बैंकों में मंगाने के लिए बहुत सारा ऑफर चल जाती है। जैसे कि ब्याज का दर बढ़ा देना, फिक्स डिपॉजिट में आपको ब्याज की दर को बढ़ा देना, उसके वर्ष को कम कर देना, यानी कि तरह तरह के प्रलोभन देके किसी भी प्रकार पैसों को जनता से क्या करती है, बैंक में जमा कराने का काम करती है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा है कम से कम रहे, एक लिमिट भर रहे, ताकि कि वह ज़्यादा गैर जरूरियात सामान न खरीद सके, जिसके महंगाई को लिमिट किया जा सके। उसी प्रकार है, अगर मान लीजिए कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो क्या करेगी, मार्केट जाएगी नहीं, सामान की बिक्री होगी ही नहीं, अर्थव्यवस्था क्या होगा, चौपट हो जाएगा, मंदी के तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगी आरबीआई अब तरह तरह के प्रलोभन देके आपको ऋण देने का काम करेगी। कम ब्याज दर पर आइए ऋण ले जाइए, आपके घर तक पहुंच जाएगी बैंक और ऋण देने का काम करेगी। एक खरीद लीजिए हम ऋण दे देंगे, गाड़ी खरीद लीजिए हम ऋण देंगे, टीवी खरीद लीजिए, फ्रिज खरीद लीजिए, घर बना लीजिए, यानी कि किसी प्रकार वो आपको लोन देकर, जनता को लोन देकर मार्केट में यानी कि अर्थव्यवस्था में पैसे को फिर से बहाव में तेजी कर देगा और लोग सामान खरीदने लगेंगे, अर्थव्यवस्था फिर सुचारू रूप से चलने लगेगी। इसको आप एक गांव पर समझने का भी प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक गांव के हर परिवार को, फैमिली को 1-1 लाख रुपया हम दे देते हैं, 1-1 लाख रुपया। जानते हैं क्या होगा उस 1 लाख रुपया का? ये आप भी सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, होगा क्या, सारे लोग क्या करेंगे, अब गैर जरूरियात जिससे हमको काम चल जाता था वो भी सामान हम लोग खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे कि बिना मतलब का घर में एक्स्ट्रा मोबाइल खरीद लेंगे, एक्स्ट्रा
एसी खरीद लेंगे, कूलर खरीद लेंगे, फ्रिज खरीद लेंगे, टीवी खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, यानी कि कार खरीद लेंगे। क्या होगा? मार्केट चल पड़ेगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आसपास के मार्केटों में एकाएक लोगों की भीड़ आ जाएगी। भीड़ आने पर दुकानदार भी समझेगा ना कि ज़्यादा बिक्री है, इसलिए दाम क्या करते हैं? बढ़ा दिया जाता है। तो इसको हम लोग गांव में समझा। अगर इसको हम लोग राज्य स्तर पर ले जाए तो राज्य में महंगाई, अगर देश स्तर पर लेके तो देश में महंगाई। तो इसी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करती है? लोगों के हाथ में पैसा एक सीमित ही रहने देती है। ठीक है, फिर उसी प्रकार का पैसा कम आ जाए तो गांव का कोई भी आदमी दुकान में जाएगा नहीं, मार्केट में जाएगा नहीं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कपड़ा, मोबाइल खरीदेगा नहीं, यानी कि किराना सामान खरीदना भी उसके लिए एक कठिन काम हो जाएगा। तो बैंक क्या करेगी? आपको पैसा देगी, ऋण देगी कम ब्याज दर पर। क्या ये ब्याज दर कम है, आप ले जाइए पैसा। ठीक है, और इससे क्या होगा? मार्केट सुचारू रूप से चलने लगेगा। यानी कि आरबीआई पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, इसके लिए वो बहुत सारे मेथड भी हैं, जिसमें CRR ज़्यादा से ज़्यादा कारगर है, जिसको हम लोग अगले भाग में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हैं साख पर नियंत्रण से आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा कंट्रोल करती है। ठीक है, और देश में एक किसी कीमत का, माने वस्तुओं की कीमत का एक स्थिर क्रम बना के रखती है और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है। अगर किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी का पहुंच दूर दूर तक न हो तो वह देश, वह अर्थव्यवस्था एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था के श्रेणी में गिनी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। आरबीआई का प्रमुख कार्यों में एक प्रमुख कार्य है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। आरबीआई का प्रमुख कार्य विदेशी मुद्रा का संरक्षण, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना है, जिससे कि मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन बना रहे। हमारे देश में देश की मुद्रा क्या है? रुपया। हम लोग कहीं जाते हैं, किस चीज़ से मार्केटिंग करते हैं? बाजार में जाते हैं तो पैसा से, रुपया से। हमारा जो मुद्रा है वो रुपया है, यानी कि लेन देन का माध्यम हम लोग का रुपया है। लेकिन जब विदेश में मार्केटिंग की बात आती है, विदेश से वस्तुओं खरीदने की बात आती है, आयात की बात आती है, तो हमें उस समय डॉलर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में डॉलर ही क्या है? मुख्य मुद्रा के रूप में माना जाता है। अच्छा, आरबीआई यहाँ पर क्या करती है? मुद्रा को, डॉलर मुद्रा को संरक्षण करती है और अपने पास स्थिर, माने अपने पास जमा करके भी रखने का काम करती है, ताकि कि जब देश को आयात की जरूरत पड़े, क्योंकि बिना आयात की कोई भी अर्थव्यवस्था अस्थायी नहीं रह सकती है, तो आयात करने के लिए हमारे पास डॉलर का एक नियमित भंडार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना डॉलर के आपको आयात संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करती है आरबीआई? डॉलर का संरक्षण तो करती ही है, और प्लस में अगर हम विदेश जाते हैं तो रुपया को डॉलर में एक्सचेंज करते हैं, फिर विदेश से आते हैं तो फिर डॉलर को रुपया में एक्सचेंज करते हैं। ये भी काम आरबीआई ही करने का काम करती है। ठीक है, और यह अपने बनाए गए कंपनियों के द्वारा काम करवाती है। कहते हैं 1993-94 से पहले, जब भारतीय अर्थव्यवस्था चूँकि 91 में खुल चुकी थी, लेकिन तब तक आरबीआई विदेशी मुद्रा पर कंट्रोल करके रखी हुई थी, यानी कि उसको जो भी करना है डॉलर का रुपया में एक्सचेंज करना है या रुपया को डॉलर में एक्सचेंज करना है, वो आरबीआई के शर्तों के आधार पर ही करना पड़ता था। आरबीआई $1 का अगर मार्केट में कीमत है 50 रुपया, तो 40 रुपया ही देने का काम करती थी, ताकि लोग कम से कम विदेशी मुद्रा का खर्च करें। लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का में आपको विकास का संचार हुआ, तो तब तक आरबीआई के की तब तक कि वो अपने नियमों में ढील देती हुई विदेशी मुद्रा को और रुपया में दोनों के एक्सचेंज को बाजार मूल्य पर खुला छोड़ दिया। अब जो रुपया का एक्सचेंज होता है और मुद्रा डॉलर में, और डॉलर का रुपया में, वो बाजार मूल्य पर होता है, जो आप लोग बराबर टीवी पर आप लोग देखते हैं कि आज डॉलर इतना गिर गया, रुपया इतना गिर गया, आज रुपया उतना चढ़ गया। तो किसके मुकाबले चढ़ता है? या डॉलर के मुकाबले चढ़ता है, यानी कि रुपया की कीमत डॉलर में गिनी जाती है। कहते हैं हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय
डॉलर से ज़्यादा रुपये की वैल्यू थी। यानी कि समझ जाइए एक रुपया बराबर 3 से 4 डॉलर होते थे, 3-4 डॉलर। अभी क्या कीमत है? हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद रुपये का अवमूल्यन करना शुरू कर दिया। करते करते वर्तमान में स्थिति यह हो गई है कि $1 बराबर 70 रुपया प्लस चले जाते हैं। ठीक है, तो रुपया का अवमूल्यन भी हम लोग का एक चैप्टर रहेगा, जिसमें रुपया का अवमूल्यन कैसा होता है, कैसे होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। फिलहाल हम लोग का क्या अभी टॉपिक है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। तो विदेशी मुद्रा को स्थिर बनाए रखने के लिए, अपने पास एक संरक्षण देने के लिए, यानी कि अपने पास इतना विदेशी मुद्रा का भंडार रखने का आरबीआई काम करती है ताकि मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन बना रहे। ठीक है, क्योंकि ये बाजार का मुख्य नियम है, मूल बिंदु है, सेंटर है मांग और आपूर्ति। अगर मांग और आपूर्ति में गड़बड़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डॉलर फिर ऊपर चढ़ जाएगा, रुपया फिर नीचे गिरने का काम करेगी। अगला काम है, टॉपिक है समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य यानी कि क्लियरिंग हाउस। सभी बैंकों के आपसी लेन देन का समायोजन होता है। इस समाशोधन क्या है, तो आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। भले हमारे पास सरकारी बैंक के एटीएम हो, सरकारी बैंक में अकाउंट हो, लेकिन हम कहीं बाहर जाते हैं तो किसी प्राइवेट बैंक के एटीएम से भी पैसा निकाल लेते हैं, या जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उसके अतिरिक्त भी किसी और सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक से हम अपना उसके एटीएम से पैसा निकालने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसा तो उससे निकालते हैं अपने अकाउंट से। तो ये देख रहे हैं एक पेचीदा मामला हो गया। अब देख लीजिए, हम ले जाते हैं स्टेट बैंक का चेक ले जाके बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल देते हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, वो मेरे अकाउंट में जमा हो जाते हैं। कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक ले जाके आईसीआईसीआई में डाल देता है, वहाँ क्लियर हो जाता है और पैसा आपको वहाँ मिल जाता है। कटा तो आईसीआईसीआई का, जमा आपके अकाउंट में हुआ, निकाले तो आप आईसीआईसीआई के एटीएम से, कटा आपके अकाउंट से। यानी ये जो एक जाल है, सारे बैंकों के आपसी मामले होते हैं, पैसा का लेन देन, इसका समायोजन करने का काम होता है हर राज्य की राजधानी में। हर राज्य की राजधानी, ठीक है, में जाके हर बैंक के जो राज्य के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मुख्य शाखा प्रबंधक होते हैं, वो जाके आपको राज्य की राजधानी में एक राउंड टेबल पर आरबीआई के सामने में बैठने का काम करती है। अब आरबीआई क्या करती है, वहाँ पर सारों को राउंड टेबल पर बैठाकर सभी बैंकों के बीच में किसके बैंक से कितना पैसा किस बैंक का निकाला गया, किसके एटीएम से किस बैंक का पैसा निकाला गया, यह वहीं पर हेरफेर हो जाते हैं, अदल बदल दिए जाते हैं। यानी कि जो काम महीनों दिन में हो सकता था वो चुटकी बजाते हो जाता। कैसे? क्योंकि वो राउंड टेबल पर होता है, एक दूसरे को आदान प्रदान करके आपसी मामले सलट दिए जाते हैं। फिर मैंने अगर ज़्यादा पैसा निकल गया तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, यानी कि सारे मामले को वहाँ पर निपटारा कर दिया जाता है और आसानी से क्लियर हो जाते हैं सभी बैंकों के चेक कहिए, एटीएम कहिए, या जो भी आप कर सकते हैं। यानी कि जो भी पैसा का लेन देन है वह एक झटके में क्लियर हो जाते हैं। यही है समाशोधन गृह कार्य, क्लियरिंग हाउस। अब है आरबीआई के अन्य कार्य। आरबीआई के अन्य कार्य में है, आरबीआई विदेशी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का प्रतिनिधित्व आरबीआई विश्व बैंक और आईएमएफ में करती है। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, तो ये दोनों जो बैंक है इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन में है। इसका दोनों की स्थापना आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, जिसमें विश्व बैंक का काम है आपको देश को, जरूरतमंद देश को आपको दीर्घकालीन ऋण देना, कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण देना। वही आईएमएफ का काम है जरूरतमंद देशों को लघु समय के लिए यानी कम समय के लिए ऋण देना। ठीक है,
आरबीआई के द्वारा समय समय पर बैंकिंग नियमावली, मौद्रिक नीति, बैंकिंग नियमावली, मौद्रिक नीति, आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन किया जाता है। देख रहे हैं, आरबीआई चूंकि सारे बैंकों के हेड है, सारा बैंकों का यह क्या है जड़ है, तो यह क्या करती है, बैंकों के लिए नियम बनाती है और उसका प्रकाशन भी करती है। देश के लिए मौद्रिक नीति का संचालन भी करती है। यही नहीं, आर्थिक समीक्षा भी करती है। देश की आर्थिक व्यवस्था क्या, आर्थिक विकास कितना होगा, मुद्रास्फीति कितनी है, इस सारों का क्या करती है, अध्ययन करती है और प्रकाशन करके जनता को दिखाने का भी काम करती है। ठीक है, और सरकार के सामने एक क्या करती है, रोड मैप भी तैयार करके पेश करती है। अब अगला क्या है, नए बैंकों को लाइसेंस देने का काम करना। नए बैंकों को लाइसेंस देने का काम करना। आरबीआई क्योंकि सभी बैंकों की हेड है, इसलिए भारत में कोई भी नया बैंक खोलेगी, चाहे देसी हो या विदेशी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी बैंक खोलेगी तो उसको लाइसेंस देने का काम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही करेगी। जैसे कि आप लोगों ने पिछले कुछ समय में ही बंधन बैंक खुला, आईडीएफसी खुला, बहुत सारे पेमेंट बैंक खुले, लघु वित्त बैंक खुले, आपको विदेशी बैंक भी आते हैं। यानी कि भारत सरकार भी एक बैंक खोली, भारतीय महिला बैंक, उसको भी आरबीआई से ही परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि जब तक आरबीआई आपको लाइसेंस नहीं देगी, आप बैंक खोलने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, चाहे आप सरकार ही क्यों ना हो, चाहे आप विदेशी बैंक ही क्यों ना हो, या आप देसी बैंक भी क्यों ना हो। ठीक है, तो बिना आरबीआई के लाइसेंस से आप बैंक भारत में नहीं खोल सकते हैं। यानी कि भारत में बैंकों को लाइसेंस देने का काम आरबीआई करती है। अगला है बैंकों का लाइसेंस रद्द करना। जो भी बैंक आरबीआई के मूल्यों पर नहीं चलती है, यानी कि लोगों के ठगने का काम करती है, लोगों के जरूरतमंद कामों पर फोकस नहीं करती है, यानी कि वो गलत दिशा में भटकने का काम करती है, तो आरबीआई क्या करती है, उसका लाइसेंस रद्द कर देती है या उसके अपने संरक्षण में ले देती है, ताकि लोगों का पैसा न डूबे। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी बात है, बैंक लोगों का विश्वास होता है, इसीलिए आरबीआई उस पर कंट्रोल करके रखती है, ताकि बैंक डूबे तो लोगों का पैसा न डूबे। ठीक है, अगला है ऋण नीति का निर्धारण करना। कितना ऋण दे, अर्थव्यवस्था में कितना ऋण दिया जाए, इंडस्ट्री को कितना ऋण दिया जाए, किसानों को कितना ऋण दिया जाए, कि उसका ब्याज दर कितना हो। ठीक है, बैंकों को आरबीआई के द्वारा ऋण मिलता है, उसका ब्याज दर कितना हो, फिर वापस जो जाता है बैंकों के द्वारा आरबीआई में, उसका ऋण कितना, ब्याज दर कितना हो, इस सारों का निर्धारण क्या करती है, आरबीआई करने का काम करती है। अगला है विशेष ऋण देने के लिए अनुमति प्रदान करना। यानी कि भारत सरकार को भी अगर ऋण की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई इसके लिए गारंटर का काम करती है, या किसी राज्य सरकार को ऋण की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई इसके गारंटर के तौर पर काम करती है। जैसे कि विश्व के कुछ प्रमुख बैंक है, विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाई बैंक, ब्रिक्स बैंक, इस सारों बैंकों से जब भारत सरकार या भारतीय कंपनियों या राज्य सरकार को ऋण लेने को होता है तो आरबीआई क्या करती है, मध्यस्थता का काम करती है। अगला है बैंकों की सूचना को एकत्र करना एवं उस पर अपना प्रतिवेदन देना। हर बैंक की समस्याएं होती है, ठीक है, हर लोगों की समस्या होती है बैंक के प्रति, तो सारी सूचनाओं को ये अपने पास मंगाती है और उसका क्या करती है, निवारण करने का काम करती है। आरबीआई देश में बैंकिंग संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करती है। आरबीआई इतना काम करने के बाद भी अपने आरबीआई में काम करने वाले कर्मचारी हो या भारत के जितने भी बैंक हो, सभी में काम करने वाला कर्मचारी हो, सारों के लिए बेहतर प्रशिक्षण के लिए यह कॉलेज का भी निर्माण करके उसमें प्रशिक्षण देने का काम करती है। इसके लिए उन्होंने कॉलेज भी बना रखे हैं, जैसे बैंकर ट्रेनिंग कॉलेज मुंबई, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज चेन्नई। इतना ही नहीं, आरबीआई संचालक मंडल का निर्माण भी, संचालक मंडल का अध्यक्षता भी करने का काम करती है। और यही नहीं, आरबीआई इतने सारे काम करने के बाद भी सामाजिक कार्य के लिए भी अपना एक अलग मुकाम बना के रखी है। इसके लिए वो डायरेक्ट करती नहीं है,
आरबीआई कोई भी सामाजिक काम डायरेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के बैंकों की स्थापना करेगी। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री को अगर ऋण देना है तो इसके लिए आरबीआई ने आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना करी। इसका काम क्या होता है? उद्योगों को लोन देना। अगला क्या है? आईएफसीआई और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी क्या करती है? उद्योगों को वित्त प्रदान करती है। अब आते हैं भारत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है आयात और निर्यात, तो उसमें भी अगर पैसे की जरूरत पड़े, ऋण की जरूरत पड़े, तो उसके लिए भी एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसकी भी स्थापना करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि किसान, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 52% लोग क्या है? अभी भी कृषि से जुड़े हुए हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 70%, यानी कि इतने 100 में 70 लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। तो इतने सारे लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत करने के लिए आरबीआई ने नाबार्ड की भी स्थापना की है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण और कृषि विकास के लिए भी बैंक की स्थापना कर रखी है। जो नाबार्ड बैंक आपको विभिन्न बैंकों के माध्यम से किसानों के लिए ऋण प्रदान करने का काम करती है। यही नहीं, जब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुंच नहीं थी, लोगों को बैंकों तक पहुंच नहीं था, उस समय ही 75 में ही आपको आरबीआई ने विभिन्न बैंकों को एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास बैंक खोलने की पहल की, और देखेंगे उस समय से ही लोगों का जो पहुंच होगा बैंकों तक हो जाएगा। किसके माध्यम से? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से। इस प्रकार फ्रेंड, हम लोगों ने आरबीआई के कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगला जो हम लोग का वीडियो होगा, क्लास होगा, वो होगा आरबीआई के तहत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे CRR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है।